नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कानपुर में हुई हिंसा को 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की है। और अभी भी पत्थरबाजों की तलाश में दनादन छापेमारी चल रही है। शहर में हालात सामान्य रहे, इसके लिए पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस चाक चौबंद है। 3 जून को दंगा भड़काने के बाद से अब तक कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे यह साबित होता है कि यह दंगा एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। तो कानपुर दंगे के आरोपियों की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। कैमरे पर दंगे के 11 और आरोपी दिखे हैं। नई तस्वीरों के जरिए दंगाइयों की तलाश में अब पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। 11 आरोपी जो हैं वो साफ कैमरे पर दिख रहे हैं। इन नई तस्वीरों के जरिए अब पुलिस जो है इन दंगाइयों की तलाश में जुट चुकी है। तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पत्थरबाजी के संदिग्धों के पोस्टर चस्पा करने के बाद आरोपियों में पुलिस का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। सोमवार देर रात आरोपी नाबालिग युवक ने करनैलगंज थाने में सरेंडर कर दिया। कल जारी हुए पोस्टर में इसकी तस्वीर 13वें नंबर पर थी। तो ये नाबालिग जो है इसने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। ये नाबालिग है और 500 आरोपियों के पोस्टर और लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं खौफ है। और ये तमाम आरोपी जो हैं बारी बारी से वो, जैसे कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक नाबालिग जो है वो खुद थाने में पहुंचा और उसने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। तो ये खौफ है पुलिस की कार्रवाई का। दरअसल इस मामले में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, बाकायदा पोस्टर जारी किए गए हैं दंगाइयों के। और अब खौफ इतना है दंगाइयों में, आरोपियों में, कि उन्होंने अब सरेंडर करना शुरू कर दिया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक नाबालिग आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर कल पोस्टर के जरिए चस्पा की गई थी। इसने आज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है और अब तक कुल 50 आरोपी इस दंगे के गिरफ्तार हो चुके हैं। और कानपुर दंगे के बाद योगी की पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन में है। अब इसका रिएक्शन भी दिखने लगा है। कानपुर के शहर काजी खुल्लम खुल्ला धमकी पर उतर आए। काजी अब्दुल कुद्दूस ने खुलेआम कहा कि अगर घरों पर बुलडोजर चला तो लोग सिर पर कफन बांधकर घर से बाहर निकलेंगे। घरों को तोड़ा गया तो हम मरने के लिए तैयार हैं। काजी ने आरोप लगाया कि बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कानपुर के काजी के भड़काऊ बयान के बाद अब इंडिया टीवी ने उनसे बात की। इस दौरान अब्दुल कुद्दूस का रुख बदला नजर आया। शहर काजी ने कहा कि बच्चों से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्हें माफ करने की अपील की है। कहा कि ये इतना बड़ा दंगा नहीं था जितनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस हिंसा के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर बात करने के लिए शहर काजी इस वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल कुद्दूस साहब। कुद्दूस साहब, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है इसका आपका क्या आकलन है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? गिरफ्तारी असल में जो 2-3 तारीख को झगड़ा हुआ है वो इतना बड़ा नहीं था कि जो इतनी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे और कमिश्नर साहब ने हमको फ़ोन करके बुला लिया था। क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक के मसले में जितने भी मसले आते हैं हम लोग आगे रहते हैं, क्योंकि हमारा असल मकसद होता है कि शहर का अमन, इसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो जब हम सब कुर्बान कर देते हैं तो इसलिए कि अमन बाकी रहे। अमन रहेगा तो हम आप शांति के साथ, सुकून के साथ रह पाएंगे और नहीं रह पाएंगे। अमन को अगर ख़राब करने की कोशिश की गई है, अब पोस्टर लगे हैं 40 लोगों के, सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, जांच से संतुष्ट हैं आप? भाई, अब तक जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो गिरफ्तारी हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कि इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। एनआरसी का मैटर आया तो एक बहुत बड़ा एपिसोड था वो, और उसमें बहुत मुख्तसर गिरफ्तारियाँ हुई। तो उसको देखते हुए एक जरा से मसला था उतना बढ़ गया, तो इतना नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई गलती हुई 10-25 लोगों को अंदर कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब 50 हो गए, अभी गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके गुजारिश की है। कमिश्नर साहब बहुत संजीदा सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे फैसले लेते हैं और मैं उनसे काफ़ी दिन से वाक़िफ़ हूँ, उनके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि भाई गिरफ्तारियाँ अब ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या
अब अगर एक बदन है, बदन में अगर हाथ ने गलती की है तो एक एक उंगली से बदला लिया जाए, फिर पिंडली से लिया जाए, फिर पैर से लिया जाए, फिर हर चीज़। अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करती, खत्म, बड़ा बड़ा काम है, माफ़ करना, ख़त्म करना। तो आप कह रहे हो कि बदले की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, बदले की कार्रवाई की मैंने बात ही नहीं इस्तेमाल की अभी तक। आप कह रहे हो यार। नहीं 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 नहीं, बदले की बात ही नहीं की मैंने। तो एक नादानी हुई बच्चों से नादानी हुई। कहा जा रहा है कि ये साजिशन हुआ, ये बयान दिया गया है बाकायदा यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से कि इसकी साजिश की तह तक पहुंचा जाएगा, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इसकी। अफसोस इस बात का कि यूपी की जो गवर्नमेंट है तो सारी साजिश उसको बाद में दिखती है, उसको पहले नहीं दिखती बेचारी को। उसको बाद में दिखता है कि साहब साजिश थी, बाद में दिखता है PF थी, बाद में दिखता है ये थे वो थे। पहले क्या उनकी मीडिया और उनकी जो है वो, उसके अलावा उनकी जो LIO, इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस, उनके सारे सब सोते नहीं थे क्या? जब कुछ हो जाता तो उनको साजिश दिखने लगती है। अरे पहले को अगर साजिश बेनकाब क्यों नहीं किया? महज इत्तेफाकिया ये मामला पेश आया, ऐसी कोई बात नहीं। अगर साजिश होती तो हमारे यहाँ का जो अमला है, शहर का बहुत अच्छा अमला है, कमिश्नर साहब के उसमें जो नेतृत्व में काम कर रहा है वो बेनकाब हो चुका होता पहले ही और उसका हल निकल आता। ऐसा नहीं है, इत्तेफाक है, लड़कों ने इत्तेफाकिया चूक की है जिसका नतीजा ही है। तो आखिर काजी धमकी देने पर क्यों उतर आए, इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दंगे के बाद पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ संकेत दिया है कि दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जांच में दंगाइयों के घर अवैध रूप से बने पाए गए तो एक्शन होगा। दंगे हुए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पर, तो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी? नहीं, ये तो दंगा कराने की साजिश थी, दंगे हुए नहीं और बहुत ही अल्प अवधि में चीज़ों को कंट्रोल किया गया। तो इसको हम लोग दंगे की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी जान माल की हानि ऐसी नहीं हुई। और इसमें जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है, उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। बुलडोजर यानी चलेगा अगर इलीगल? नहीं, अगर कोई चीज़ इलीगल पाया जाता है तो बुलडोज़र का इस्तेमाल कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां नियमानुसार सही पाया जाएगा वहीं बुलडोज़र का इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है और आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा। इस मामले में जो FIRs हुई, उसमें एक FIR में लिखा कि आतंकी हमले की तैयारी थी, तो अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई ये टेरर एंगल मिला? ये जिस भी व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, अगर उन लोगों ने जो भी लिख के दिया, हमने उस पर FIR दर्ज किया है। कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसकी विवेचना चल रही है और जैसे भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। दंगा केस में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हयात जफर हाशमी पुलिस के शिकंजे में है। ऐसे में अब उसकी पत्नी का बयान भी सामने आ गया है। पत्नी ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति को फंसाने की साजिश रची गई है। पहले भी CA और NRC को लेकर हुए बवाल में नाम आया था, लेकिन वो बेगुनाह साबित हुई। इंडिया टीवी से बातचीत में जफर हाशमी की पत्नी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। हयात जफर हाशमी की पत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पत्नी का क्या कहना है, हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है इंडिया टीवी पे। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, 141 ग्रुप्स थे, आप काफ़ी सारे ग्रुप्स की एडमिन थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई और उसके बाद आप वीडियो को भी वहाँ पे फॉरवर्ड कर रही थी। इस आरोप को आप कैसे देखती हैं और इस पर आपका क्या रिप्लाई है? देखिए, ये तो अब मैं अपने मुंह से कहूँगी बेबुनियाद है, तो कई हर आदमी ये कहता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। अगर पुलिस ये बात करी, पुलिस साक्ष्य दिखा दे हमें, पुलिस हमें साक्ष्य दिखा दे कि मैं 141 ग्रुप की एडमिन हूँ। पुलिस ने तो झूठ का इंतहा कर दिया है, इतनी मक्कार पुलिस है कि हम तो क्या बताएं। मेरे कहा यह गया कि 141 ग्रुप्स थे, काफी सारे ग्रुप्स की आप एडमिन थी, इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी। नो, बिल्कुल गलत, बेबुनियाद झूठ, बिल्कुल फरेब। मैं जौहर एसोसिएशन के शायद अंदाजन बता रही हूँ, मैंने अभी कुछ टैली नहीं किया, मैं टैली करके बताती हूँ, शायद 3, अगर मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाएगा तो 5 ग्रुप की मैं उनके साथ हूँ। एक ग्रुप में मैं एडमिन हूँ
मुझे जहाँ तक याद है मैं उनके किसी एक ही ग्रुप में एडमिन हूँ, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर लेके नहीं चलूँगी। अगर बहुत ज़्यादा मैं एडमिन होंगी तो 5 ग्रुप में होंगी, और बहुत कर लीजिए तो 10 में होंगी, लेकिन 5 से ज़्यादा मैं नहीं हूँ, मुझे इतना श्योर है कि 5 से ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये कहा गया कि पहले आपने बुलाया कि 5 तारीख को करेंगे, फिर हुआ कि नहीं, उसको हमने कॉल ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिर उन ग्रुप्स में इस बात की जानकारी देना कि यहाँ पर वीडियोज़ अभी आ रहे हैं, यहाँ पर बंद हो गया है, यहाँ पर भी हम बंद कराने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि बंद को लेकर के जिम्मेदार हाशमी साहब उनके साथ के लोग थे? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद हमारे सबसे प्यारे नबी हैं, जिसको अल्लाह, हम नहीं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता था। समझ सकते हैं आप मेरी बात को। अल्लाह के बाद अगर हम लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो हमारे नबी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उनसे हर मुसलमान जो पक्का मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, वो उनके लिए अपने बच्चे का गला काट सकता है, अपने बच्चे का, इतनी मोहब्बत करता है उनसे, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी बात, शहर नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ तक दुबई, कुवैत, कतर तक से मैसेजेस, वीडियोस आ रहे हैं, बराबर बातें हो रही हैं कि इसको स्टेटमेंट, उसको बंद, अभी उनको सस्पेंड किया गया है 6 साल के लिए, वो नहीं रहेंगी अब उसमें ये आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे कि उन्होंने कहा है कि नहीं, इससे नहीं, इनको सजा चाहिए। तो क्या हया जफर हाशमी तो कह नहीं रहे सजा चाहिए, और अकेले, अब पूरी दुनिया में अकेले हया जफर हाशमी मुसलमान नहीं है, अकेले तो नहीं है मुसलमान। बहुत सारी लीगल चीजें आपने निकाल रखी हैं, पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए जब बुलाएगी तो ये कुछ चीजें आप दिखा सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं? और चीजें कलेक्ट करूंगी मैं, पुलिस को 2 दिन का टाइम उससे और लूंगी, 2 दिन के टाइम के बाद मैं सारी चीजें जो मेरे पास होंगी कलेक्ट कर लूंगी। मेरे पास बहुत दिमाग नहीं है पुलिस की तरह 4 तरफ चलने वाला, मैं एक हाउस वाइफ में बार बार चिल्ला कह रही हूँ, और मुझे जनरल को सड़कों पे देखता नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इनकी प्रोग्राम्स नहीं अटेंड करती हूँ, मैं किसी सेमिनार्स में नहीं जाती हूँ। डॉक्टर कफील आए थे जब मेरे यहाँ, इन्होंने उनको सम्मानित किया था, तो मैं एक बार गई थी, मेरा फोटो वहाँ पे शायद कहीं मिल सकता है, उसके अलावा मैं इनके साथ कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर ही में रहती हूँ। ये भी कहा गया कि जफर हाशमी, आप बता रही थी उस दिन जब हमसे बातचीत हुई थी, कि वो घर पे लगातार थे। पुलिस का कहना है कि उनकी लोकेशन यतीम खाना चौकी के पास थी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए थे लखनऊ के लिए। भाई पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो भाई देखिए, हर आदमी अपने आप को बचाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर से कहा जाए किडनी का ऑपरेशन कर दो, वो कर देगा ब्रेन का, तो वो तो ये समझेगा कि नहीं पेशेंट गलत भेज दिया है, आपने गलत बताया हमको, आपने हमसे बताया था किडनी में दर्द हो रहा है और आपने ब्रेन का कर दिया, तो वो तो बताएंगे, उनका काम था। अगर हया जफर हाशमी का ये बताइए पुलिस रिकॉर्ड में कि हया जफर हाशमी 15 सालों में पुलिस में कोई अगर ऐसे वो दिया है कि मैं कल ये प्रोग्राम करूंगा और पुलिस ने मना किया है, तो वो माने कि नहीं माने? कभी ऐसा किया है कि पुलिस ने मना किया और वो काम उन्होंने कर दिया हो? पहले हमें पुलिस इसका रिकॉर्ड दिखाए। CNRC में उनका नाम आया था, मुकदमा दर्ज हुआ था, वो बेबुनियाद हुए थे, पूछताछ के घेरे में आए थे। नहीं, बेबुनियाद साबित हुए थे, उसमें भी वो CNRC में थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूँ। पुलिस ये भी कह रही है कि PFI की जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उससे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उनका रिलेशन पाया गया है और जिसमें फंडिंग हो रही थी। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है इस बारे में? आपका कोई जस्टिफिकेशन दिखाइए, पुलिस से कहिए, दिखाइए, पासबुक दिखाइए, उनके नाम से कहीं जहाँ से पैसा आ रहा था दिखाइए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब पुलिस को मालूम है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भाई इन्वॉल्व कोई ना कोई है ना, तभी तो उसको मालूम है। अच्छा, जिनकी आप ग्रुप की एडमिन्स थी, वो ग्रुप आपके पास बचे हैं या डिलीट हो गए? मैंने डिलीट कर दिया। कारण? अरे भाई, मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ग्रुप एडमिन होना क्या कितना बड़ा क्राइम है। ग्रुप से डिलीट हो जाना, ग्रुप से एडमिन को ना, डिलीट से ग्रुप में नहीं हुई। पुलिस इसलिए कह रही है कि मैंने हया जफर हाशमी के फोन जो पुलिस के पास थे, वो उनको मैंने रिमूव किया था उस ग्रुप से। और कानपुर दंगा मामले में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर उपद्रव के पीछे गहरी साजिश होने की बात कही है। यूपी में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है, और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे, तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे, और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा, तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है, और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कानपुर हिंसा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कानपुर हिंसा में बाजार बंदी के पोस्टर छापने वाले प्रेस के मालिक पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कहने पर इस शख्स ने पोस्टर छापे।
प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शंकर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। शंकर भाई, आप जानना चाहूँगा कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस पर कौन आया था वो पोस्टर छपवाने के लिए? जी, कौन आया था? जफर हाशमी। क्या बोला था आपसे उसने? 20 पोस्टर छपने थे, 20 पोस्टर छाप दिए। 20 पोस्टर छपने थे, छाप दिए। बस 200 रुपये का कुल काम किया, 2 दिन से मैं परेशान हूँ। जी, 200 रुपये का काम किया, 2 दिन से परेशान हूँ मैं खुद। हवालात की खैर कितना पैसा मिला था आपको? 200 रुपये। 200 रुपये। बस 20 पोस्टर थे। और भी पहले आता था कभी आपसे पोस्टर छपवाने के लिए? नहीं, विजिटिंग कार्ड अपने एक बार छपवा ले गए थे बस। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मेरी जो गलती क्षमा की जाए, मैं निकलूँ बाहर अपना काम देखें। हाशमी, पहले आपको लगता था कि हाशमी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा नहीं। उसी दिन आया था आपसे लेने के लिए? उसी दिन बस। शंकर जो हैं वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनका कहना है कि जफर हाशमी ने 200 रुपए का काम उनसे किया था, 200 रुपए का काम करवाया था और अब वो फिलहाल इसकी सजा भुगत रहे हैं। पुलिस ने शंकर को हिरासत में लिया है और लॉकअप में रखा गया है और लॉकअप में रहकर के पूछताछ हो रही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि शंकर की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बीच कानपुर दंगे में गिरफ्तार मोहम्मद अफाक के भाई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनका भाई बेकसूर है, वो दंगे के वक्त मौजूद ही नहीं था। गलत मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल पुलिस ने 9 लोगों के नाम जारी किए थे, जिसमें आफाक का नाम भी शामिल था। इस वक्त हम 41/15 नया चौक पर हैं। यहाँ मोहम्मद अफाक को गिरफ्तार किया गया है। उनके भाई हमारे साथ हैं। मोहम्मद अफाक को जुमे के दिन हुई पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपका पक्ष क्या है? उस दिन वो कहाँ था? क्या वो पत्थरबाजी में शामिल था? जी, हमारा भाई जो है यहाँ पे हमारी मस्जिद जो बगल में है, इस पे 1:40 पे नमाज है। तो नमाज के पहले हमसे उससे मुलाकात हुई थी। तो संडे को, शनिवार वाले दिन हमारा परेड का बाज़ार रहता, तो माल की थोड़ी हमारे पास कमी थी। तो उसको मैंने अपने पास से 30,000 रुपये दिए कि हमने बेटा कल के दिन जो माल लाना हो तो मार्केट से जाके माल ले आओ, और कल के दिन बाज़ार है, आज छुट्टी का दिन है तो ये काम कर लो। तो 1:15 बजे वो यहाँ से घर निकला, तो वो मार्केट में ही था बेकनगंज के अंदर। तो मैंने उससे फ़ोन पे पूछा, जब मतलब यहाँ पे विवाद हुआ तो हमने बेटा कहाँ पे हो? उसकी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, मेरे मोबाइल में और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो मैंने 3:19 पे मैंने उसको फ़ोन किया कि हमने बेटा तुम कहाँ पर हो? तो कहने लगा भाई मार्केट में माल देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा इधर थोड़ा सा दंगा टाइप का हो गया है और आप जहाँ पे भी हो वहाँ से, मेरे बहन का घर बगल ही में था। तो हमने कहा ऐसा है कि आप आपा के यहाँ चले जाइए और वहाँ से निकलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है खैर वो वहीं से बहन के हमारी दीदी के यहाँ चला गया। और उसके बाद जो है फिर हमने उसको शाम में हमने कहा जब तक हम फ़ोन ना करें तो आप इधर को आइएगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब आप कॉल करेंगे तो वो आएंगे। तो मैंने फिर उसको 5:30 बजे जब मामला यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो मैंने फ़ोन किया, हमने बेटा कहाँ पे? तो उसने बोला कि मैं बहन के घर में हूँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो अब तुम अगर सन्नाटा हो उधर से तो आप अपने घर वापस आ जाइए। तो वो शाम को यहाँ पे आ गया। तो उसमें शुक्र वाले दिन की बात थी, तो दिन भर फिर वो घर ही में रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो शनिवार के दिन में किसी ने गलत मुखबरी सूचना दे के कि नाम कहीं और का था, तो उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि मस्जिद के बगल का घर है। तो वो आया, घर में खाना खा रहा था, वो हाथ भी खाने से सने हुए थे। तो उसने पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो बाहर निकला। तो हालांकि घर के अंदर मेरे 2 भाई और थे। जब भाई कुछ करा नहीं ना तो डर खाएगा, सभी लोग, हमारा पूरा परिवार घर के अंदर हमारे सुरक्षित था। तो जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने देखा, तो पुलिस ने डायरेक्ट उसको घसीटा। तो उसने पूछा सर क्या बात है? तो उसने बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक कंटाब मारा और उसको ले गए। जी, वो वीडियो, वो फ़ोन रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं आप हमें? क्या बात हुई थी आपकी? हम सुना सकते हैं आपको। 3 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अरे हम इधर बेकनगंज में आए। अच्छा, समझा? सेफ्टी का रहना बहुत भयंकर है, बाहर ना निकलना। ठीक ठीक ठीक। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग थी। तो ये रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं 3:19 जुमे के दिन की। इनका कहना है कि उस वक्त वो बेकनगंज की मार्केट में सामान खरीदने के लिए गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ नया रोड पर या कहें कि परेड रोड पर बवाल हो रहा है, आप यहाँ मत आना, इस तरह की बात ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से दंगे में शामिल नहीं था, गलत मुखबिरी हुई है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर यह है कि सत्येंद्र जैन के 3 सहयोगियों पर ईडी की रेड हुई है। करोड़ों का कैश और सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। सत्येंद्र के सहयोगियों से 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी हमारे साथ
इस खबर पर है, उनके पास कुछ और जानकारी हम उनसे लेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कैश जो है उसकी बरामदगी हुई है। उसके अलावा ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भी बरामद हुए। 3 सहयोगी बताए जा रहे हैं सत्येंद्र जैन के। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कल से हम देख रहे हैं रेड चल रही है अलग अलग ठिकानों पर। घर के अलावा अतुल भाटिया हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, आज तड़के लगभग 3 बजे तक ये रेड्स चली है और इसमें जो सहयोगी है सत्येंद्र जैन के, जिसमें राम प्रकाश ज्वेलर है, उनके यहाँ से 2.23 करोड़ यानी कि 2.23 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा वैभव जैन जो कि सहयोगी सत्येंद्र जैन के, उनके यहाँ से 41.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जीएस मठारू, इनके घर से जो है वो 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनका द्वारका समेत द्वारका अशोक विहार में स्कूल है जो कि प्रूडेंस स्कूल के नाम से ये सत्येंद्र जैन के सहयोगी बताए जाते हैं। इनके यहाँ से 20 लाख कैश बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो वैभव जैन है, उनके यहाँ से 133 गोल्ड कॉइन भी बरामद किए गए हैं। तो जो रेड्स हो रही थी सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के खिलाफ, जो लगभग रात को 3 बजे तक चली है, उसमें यह बरामदगी हुई है। ईडी से बड़ी बरामदगी बता रही है। इनके सहयोगी जो है सत्येंद्र जैन के, वो उनको बताया जा रहा था। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि सत्येंद्र जैन के घर से या उनके सहयोगियों से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, तो ईडी ने यह बड़ी रिकवरी की है। और ईडी ने ऑफिशियल डाटा यह भेजा है कि किस तरीके से जो सत्येंद्र जैन के सहयोगी है, जिनके यहाँ ये रेड्स की गई, वहां से ये रिकवरी की गई है। जी पंकज। अतुल, लगातार ये छापेमारी जारी है, तो क्या आगे भी समझा जाए कि छापेमारी का सिलसिला जारी रहेगा और भी कुछ लोगों के यहां पर रेड डाल सकती है ईडी? बिल्कुल, देखिए प्राची, जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर केस रजिस्टर किया था, पहले जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उसके बाद इसमें पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के जो है वो रेड्स की गई थी। अभी भी जो सत्येंद्र जैन है वो ईडी की रिमांड पर है और उसी की निशानदेही पर ये रेड्स जो है वो की गई थी, जिसमें ये बड़ी बरामदगी जो है वो ईडी ने की है। तो अभी ईडी ने जो ऑफिशियल डाटा भेजा है कि जो कैश जो है वो सत्येंद्र जैन के सहयोगियों को यहां से मिला है। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और जो प्रूडेंस स्कूल है उसके जो मालिक है जीडी मठारू, उनके यहां से भी कैश बरामद किया गया है। तो ये सभी लोग हैं जिनका नाम जो है वो सत्येंद्र जैन के साथ जिनका नाम जुड़ता था, उन सभी के यहां रेड्स की गई। और जिस तरीके से पीएमएलए का मुकदमा ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर दर्ज किया था, इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पूरे मामले की कर रही थी, अब ये बड़ी रिकवरी ईडी ने की है। और ईडी का कहना है कि आगे भी ये जो जांच का दायरा है वो आगे काफी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी इस पूरे मामले के अंदर हुई है, निश्चित रूप से ये जांच जो है वो और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से बरामदगी हुई है अतुल, अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पद्म भूषण देने की बात वो कर रहे थे सत्येंद्र जैन को। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि जो रेट्स है वो पूरे तरीके से गलत है, सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, उन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स जो है वो दिल्ली को दी है, लेकिन जो ईडी है उसके पास शुरू से ही पहले काफी पुख्ता सबूत थे। आपको याद होगा पंकज, इससे पहले सीबीआई ने भी जो सत्येंद्र जैन है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ईडी जब मनी ट्रेल चेक करती है, जो डिटेल्स लेती है, उसमें काफी टाइम लगता है। यही कारण था कि पीएमएलए मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है कई जगह उसकी पूरी चेन खंगाली गई, काफी जो डाटा है वो इकट्ठा किया गया। और अब जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी ने, उसके बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और जब सत्येंद्र जैन ईडी की रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ये रेड जो है वो सत्येंद्र जैन की निशानदेही पर की जाती है, किन किन लोगों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट था, कई कैश। बिल्कुल अतुल, जरा तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि 3 सहयोगी हैं सत्येंद्र जैन के, जिनके पास से ये बरामदगी हुई है। इसमें जैसा कि अतुल भाटिया बता रहे थे, राम प्रकाश एक ज्वेलर है, लगभग 2.5 करोड़ का वहां से ज्वेलरी बरामद हुई है। उसके अलावा वैभव जैन एक और जो साथी 41.5 का वहां से कैश बरामदगी हुई है, जबकि जीएस मथारू, जैसा कि अतुल भाटिया बता रहे थे, 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा सोने के सिक्के प्राची बरामद हुए हैं वैभव जैन के ठिकानों से। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। मूसेवाला केस में मुखबिर केकड़ा को 5 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। आरोपी मनप्रीत को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मानसा कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो केकड़ा, जिस पर आरोप है कि उसने शूटर्स की मदद की है, गाड़ी से लेकर तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर केकड़ा को भेजा गया है। आज कोर्ट में पेशी की गई थी तमाम गिरफ्तार आरोपियों की और उनकी पुलिस रिमांड मिल गई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड मुखबिर केकड़ा की सौंपी गई है पुलिस को। 9 दिन अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कातिल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अभी तक उनके सहयोगियों, उनके सहायकों, उनकी मदद करने वालों को ही पुलिस पकड़ पाई है, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से है। अब कब गिरफ्तारी होगी मुख्य आरोपियों की, ये बड़ा सवाल है।
और सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उस कोड को सुलझाने का दावा किया है जो चिट्ठी में लिखा गया था। पुलिस ने दावा किया है कि जीबी का मतलब गोल्डी बराड़ है और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान और सलीम खान का बयान भी दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान और सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अब सलमान को धमकी, दोनों ही अपराधों में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। 4.5 साल पहले धमकी और 5 जून को मुंबई में मिला धमकी भरा पत्र, जिस लेटर पर लिखा है सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका भी मूसेवाला होगा। धमकी भरे इस पत्र पर किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन नीचे लिखा है जीबी एलबी। अब सवाल यह है कि क्या जीबी का मतलब गोल्डी बराड़ है और क्या एलबी मतलब लॉरेंस बिश्नोई है? पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। धमकी भरी चिट्ठी है, उस चिट्ठी में एलबी लिखा है। क्या उस एलबी का अर्थ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है? क्या धमकी देने वाला शख्स इस गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर इस गैंग के नाम का इस्तेमाल कर कोई और शख्स ये धमकी दे रहा है? सवाल कई है। इस तमाम सवालों के तह तक जाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करीब 4.5 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो भी पुलिस के जवानों के सामने। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर। सलमान खान के पिता सलीम खान को यह धमकी भरी चिट्ठी 5 जून को सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच मिली थी, जब वो जॉगिंग पर गए थे। सलीम खान की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है। इस वक्त हम हैं मुंबई के बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड पर। रविवार की सुबह सलीम खान अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ इस जगह पर आने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकले। सुबह का वक्त था। हर रोज जिस रास्ते से वो आते हैं ठीक उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए सलीम खान निकले। यहां से पैदल चलते हुए मेरी दाईं तरफ जो 4 आपको बेंचेस दिखाई दे रहे हैं, इसी में से ये जो बेंच है, यहाँ पर सलीम खान बैठे। जिस दौरान सलीम खान यहाँ पर बैठे उसके ठीक कुछ ही पल बाद उनके साथ जो उनके एक बॉडीगार्ड थे श्रीकांत ने यहाँ पर एक चिट्ठी देखी और उस चिट्ठी को सलीम खान को सौंप दिया। उस चिट्ठी में लिखे कंटेंट को पढ़ने के बाद सलीम खान बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होने वाला है, जीबी एलबी। इस धमकी भरे खत को मिलने के फौरन बाद श्रीकांत ने बांद्रा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सलीम खान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और इसके साथ ही शुरू हो गया जांच का सिलसिला। इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची है और चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यहां से कुछ अब भी सबूत उस धमकी देने वाले शख्स के है या फिर नहीं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस पूरे परिसर में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहां से इस जगह तक पूरे पैसेज के दौरान कई सारे सीसीटीवी फुटेज है। सामने आप देखिए, इस बेंच से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर वो जो स्ट्रीट लाइट है, उस स्ट्रीट लाइट पर 2 सीसीटीवी लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब इन सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस रविवार की सुबह के ठीक कितने समय पहले वो धमकी देने वाला शख्स यहां पर पहुंचा था और उसने चिट्ठी यहां पर रखी थी। पंजाब में मूसेवाला की हत्या के बाद से ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब धमकी भरे पत्र के बाद सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दी गई है। जांच के लिए बांद्रा पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और पंजाब पुलिस की टीम सलमान खान के घर पहुंची थी और मामले पर पूरी जानकारी ली। इस वक्त हमें मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर
धमकी भरा खत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। रविवार के दिन भी सलमान खान के पिता सलीम खान जब अपने घर से निकले उस दौरान भी उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे और उनके घर के ठीक बाईं तरफ आपको मैं एक स्ट्रीट लाइट दिखाऊंगा जहां पर 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी के फुटेज भी पुलिस ने कलेक्ट कर ली है। साथ ही में इस जगह से लेकर उस बेंच के परिसर में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उन तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। धमकी देने वाला शख्स कौन है इसका पता लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में आपको ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है इस गैलेक्सी अपार्टमेंट से ये रूट मैं आपको दिखाऊंगा। हर रोज सलमान खान के पिता सलीम खान सुबह 7:30 के बाद अपने घर से निकलते थे 2 बॉडीगार्ड्स के साथ और यहाँ से पैदल चलते हुए वो उस जगह पर जाते थे जहाँ वो बेंच है। तो आसपास रहने वाले जो लोग हैं सभी को सलमान खान के पिता के इस डेली रूटीन के बारे में जानकारी है। पुलिस ने शक जताया है कि जो धमकी देने वाला शख्स है उसने भी इस धमकी भरे खत को रखने के पहले बाकायदा यहाँ पर रेकी की होगी। अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों के जरिए पुलिस उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने ये धमकी भरा खत उस जगह पर रखा होगा। सलमान खान अभी हाल में आईफा में शामिल हुए थे। रविवार को ही सलीम खान को धमकी मिली और रविवार को ही सलमान खान मुंबई लौटे, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। गैलेक्सी के बाहर पुलिस का पहरा है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक्य जहां तक है वहां तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूंगा। सलमान खान को धमकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक की सुई यूं ही नहीं घूम रही है। पंजाब पुलिस की टीम यूं ही मुंबई नहीं पहुंची, इसके पीछे वजह भी है। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमले का प्लान तैयार किया था। बिश्नोई का सबसे खास मोहरा और गैंगस्टर काला जठेड़ी का गुरु नरेश शेट्टी को सलमान को मारने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा गैंगस्टर संपत नेहरा ने भी मुंबई में कई दिन डेरा डाले हुए था ताकि सलमान खान को टारगेट किया जा सके। यही नहीं, कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी भी फरार होने के बाद मुंबई जाकर रुका था। सलमान खान के घर के बाहर मिले धमकी भरे लेटर के मामले में न केवल मुंबई पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है। और उसकी वजह यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, इसने अपने कुछ गैंग के साथियों के साथ मिलकर कुछ साल पहले सलमान खान के ऊपर जानलेवा हमला करने का एक बड़ा प्लान बनाया था, जिसमें गैंगस्टर काला जठेड़ी, संपत राय समेत कुछ और गैंगस्टर्स ने इसके साथ ये पूरी साजिश रची थी। लेकिन अत्याधुनिक हथियार ना होने की वजह से ये प्लान फेल हो गया था। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की दूसरी वजह यह भी है कि सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी भरा लेटर मिला है उसमें कोड वर्ड में L.B और G.B नाम के 2 कोड लिखे हुए हैं, जिसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार भी लगाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले मिलकर सलमान खान के ऊपर हमला करने का एक प्लान किया था। इसी वजह से ये जो लेटर है, इस लेटर को भी लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दिखाकर उससे पूछताछ की है। बिश्नोई गैंग सलमान पर हमला तो नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई के वासी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया था। राजन जाट, सुमित, अमित छोटा। काले हिरण के शिकार वाले केस के बाद से बिश्नोई सलमान से बदला लेना चाहता है। कुछ साल पहले जब सलमान खान को मारने का प्लान बनाया गया था, उस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने मुंबई के वासी इलाके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स राजन जाट, सुमित और अमित छोटा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ही इन्होंने इस पूरी प्लानिंग का खुलासा किया था और बताया था कि हथियार ना होने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। तो क्या यही वजह है कि लॉरेंस ने एक बार फिर से सलमान खान से बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया, जिसमें धमकी भरा लेटर सलमान खान के घर के बाहर अपने किसी शख्स के जरिए भिजवा दिया? फिलहाल इस बात की जांच दिल्ली और मुंबई पुलिस कर रही है।
सलमान को मूसेवाला की तरह मारने की धमकी मिली है। किसने दी है, जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मनप्रीत, पवन बिश्नोई और उसके नौकर नसीब खान देवेंद्र उर्फ काला और केकड़ा भी गिरफ्तार हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भले ही पुलिस के हाथ अभी जो मुख्य हत्यारे थे वो ना लगे हों, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो इस केस में काफी नजदीक पहुंच चुकी है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो पुलिस ने इन 2 दिनों में मुख्य आरोपियों के साथ जो काम कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है देवेंद्र काला, जिसे कल देर रात हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर आरोप है कि इसने 16 और 17 मई को जो आरोपी थे जिनका इस केस में संबंध हो सकता है, केशव और चरणजीत, उनको अपने घर में ठहराया था। और उसके बाद आज पुलिस ने एक और आरोपी केकड़ा को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है और वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है कि उसने रेकी की घर की और 45 मिनट वो सिद्धू मूसेवाला के घर पर रुका रहा और वहां पर उसने सिद्धू मूसेवाला की सेल्फी भी ली उसके साथ। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला 5:15 पर और उसके बाद ही उसने जो हत्यारे थे उनको इन्फॉर्मेशन दी कि वो अपने घर से निकल चुका है और बिना सिक्योरिटी गार्ड के निकला है। और लगभग पुलिस जो है अभी तक इस पूरे केस में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही इस केस के नजदीक पहुंचने का दावा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस उन शातिर अपराधियों को धर दबोचने में जुटी है जिसने सिद्धू मूसेवाला के सीने में गोलियां दागी थी। इन शूटर पर पुलिस ने खुलासा भी किया है। ये सभी शूटर एक जगह के नहीं थे बल्कि 5 राज्यों से थे। जगरूप सिंह रूपा तरन तारण पंजाब, हरकमल उर्फ रानू भटिंडा पंजाब, प्रियव्रत उर्फ फौजी सोनीपत हरियाणा, मंजीत उर्फ भोलू सोनीपत हरियाणा, सौरव उर्फ महाकाल पुणे महाराष्ट्र, संतोष जाधव पुणे महाराष्ट्र, सुभाष बनौदा सीकर राजस्थान। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब इन 7 शार्प शूटर की तलाश पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है, जिसकी निशानदेही पर ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही है। एजेंसियों को शक है कि इनमें से कई शार्प शूटर नेपाल में छुपे हो सकते हैं, जिसके चलते पिछले कई दिनों से स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल में डेरा जमाए हुए है। पुलिस एक एक करके सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। शूटर्स की छानबीन जारी है। सलमान खान को धमकी मामले में भी पुलिस लॉरेंस गैंग की साजिश से इनकार नहीं कर रही है। लिहाजा दिल्ली में पुलिस कस्टडी में लॉरेंस को धमकी वाला पत्र दिखाया गया और मूसेवाला हत्याकांड के बारे में भी पूछताछ की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।